गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस वीडियो में हम 4 जून के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, जो क्विज है एंड में, उससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं, सो लेट मी आंसर। सबसे पहले कि क्विज का जो आंसर है वो क्यों नहीं मेंशन किया जाता, या फिर क्विज के आंसर से वो क्यों नहीं दिखाए जाते। ये क्विज है वो डेली की डिस्कशन वीडियो से ही बनाई जाती है, यानी कि जो क्विज क्वेश्चन है वो इस तरीके से सेट किए गए हैं ताकि आप अपनी डेली की जो वीडियोस में लर्निंग है उसको टेस्ट कर सको। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता या किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, आपको वापस से वो कंटेंट रिवाइज करना है जिससे आप ये मिस्टेक दोबारा ना करो, या फिर उसके बारे में आप इंटरनेट से सर्च करो। पॉइंट है कि आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ एक्टिवली इंगेज हो। इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में लंबे टाइम तक रख पाओगे। सो आंसर्स मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको कुछ एफर्ट्स खुद से करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको स्पून फीडिंग ही चाहिए तो प्लीज कुछ और करिए, आप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। फिर आप वो देखिए, सीएम के नाम, गवर्नर के नाम और कैपिटल, वो वाले चैनल देखिए। आपको अगर ऑफिसर बनना है तो आपको ऑफिसर की तरह बिहेव करना पड़ेगा और ऑफिसर की तरह ही सोचना पड़ेगा। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग फ्रॉम मी। सेकंड थिंग कि जो सीरियल नंबर है क्वेश्चंस में, क्विज क्वेश्चंस है, वहां पर सीरियल नंबर क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते। अगर सीरियल नंबर प्रोवाइड भी करें, मान लीजिए एक सिनारियो, तो उससे आपके स्कोर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, सीरियल नंबर इसलिए नहीं प्रोवाइड किए जाते क्योंकि हर दिन पुराने क्वेश्चंस भी काम में लिए जाते हैं ताकि आपको रिवाइज करवाया जा सके। तो एडिटिंग टीम को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर उसमें सीरियल नंबर होंगे तो, क्योंकि फिर पुराने वाले सीरियल नंबर को ओवरलैप करवाना पड़ेगा। वो एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम होगा और उससे आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होने वाला। थर्ड है कि प्रीवियस मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनका क्या। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इसमें प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली होगा। अच्छा, अब इनफ ऑफ फालतू का ज्ञान, नाउ गेट बैक टू बिजनेस। सो फर्स्ट न्यूज है राबता मुहिम से रिलेटेड। ये मुहिम पंजाब सरकार की एक मुहिम है। मुहिम का मतलब है कैंपेन। पंजाब सरकार का एक कैंपेन है टीचर पेरेंट कॉन्टेक्ट कैंपेन, यानी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया है थ्रू फोन, और बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और कोविड से रिलेटेड मुद्दों पर पेरेंट्स से बात की है। पंजाब की बात करें तो रिसेंटली पंजाब मिशन फतेह 2.0 के कारण भी न्यूज में था। इसका ऑब्जेक्टिव है कोविड केसेस को कंट्रोल करना। इसके अलावा रिसेंटली एक और कैंपेन न्यूज में था। कैंपेन का नाम है क्लोथ्स हैव नो जेंडर। ये कैंपेन स्पेन में है और इस कैंपेन का मेन पर्पस क्या है। एक्चुअली स्कूल में एक बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया था, एक लड़के को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी थी। उसके बाद स्कूल के, यानी डिफरेंट स्कूल के मेल टीचर्स ने भी स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया कि जो क्लोथ्स हैं उनको स्टीरियोटाइप ना किया जाए और क्लोथ्स का कोई जेंडर नहीं है। इसलिए जो मेल टीचर्स हैं वो भी स्कर्ट पहन के आने लगे। इसी को कैंपेन का नाम दिया गया है क्लोथ्स हैव नो जेंडर। ये स्पेन में है। अच्छा, कोविड की बात करें तो रिसेंटली एक टर्म न्यूज में थी, मिक्सिंग एंड मैचिंग। ये कनाडा के कंटेक्स्ट में न्यूज में थी। एक्चुअली कनाडा में 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, या तो मॉडर्ना या फिर फाइजर। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, सरकार ने अनाउंस किया है कि जिसने पहली वैक्सीन ले ली है और जिसकी दूसरी डोज बाकी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी दूसरी डोज ले सकते हो। मान लीजिए किसी ने पहले मॉडर्ना ले ली तो अभी दूसरी डोज फाइजर की भी ले सकते हैं। जो भी डोज अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये टर्म न्यूज में था, मिक्सिंग एंड मैचिंग। इसके अलावा कोविड के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक टेस्ट किट न्यूज में थी और इस टेस्ट किट का नाम है पैनबायो। इसको ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है। इसको बनाया है अबोट ने, अबोट नाम की कंपनी ने इसको बनाया है। ये एक टेस्ट किट है। नाउ कमिंग बैक टू पंजाब। रिसेंटली पंजाब एक और कैंपेन या एक और इनिशिएटिव के कारण न्यूज में था। यह है उड़ान इनिशिएटिव, और इस स्कीम के तहत पंजाब सरकार है वो महिलाओं को सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। रिसेंटली चाइना रेड टूरिज्म के कारण न्यूज में था। अब रेड टूरिज्म क्या है? रेड टूरिज्म है हेरिटेज टूरिज्म, यानी आप अपने हेरिटेज प्लेसेस को प्रमोट करते हो ताकि लोग उन प्लेसेस को विजिट करें। हेरिटेज प्लेस या फिर जो प्लेस आपकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को शो करते हैं। तो इसके लिए चाइना ने उन सभी बिल्डिंग्स और प्लेसेस को प्रमोट किया है ताकि जो लोग हैं, चाइना के लोग हैं, वो चाइना के लीडर्स के बारे में जाने और उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस दिए हैं इन सब के बारे में जाने। अगर आपसे पूछे कि ये टर्म रेड टूरिज्म किस कंट्री के कंटेक्स्ट में न्यूज में था, ये चाइना के कंटेक्स्ट में न्यूज में था। ऐसा ही एक टूरिज्म कैंपेन महाराष्ट्र सरकार ने भी चलाया था और इसका नाम था जेल टूरिज्म। ये पुणे के
येरवाड़ा जेल से शुरू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं, जैसे कि जेल में भी उनको ब्रिटिशर्स ने कैद किया था, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म के लिए, ताकि लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जाने और इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। सो एक ट्विन बेनिफिट है। चाइना की बात करें तो रिसेंटली चाइना ईरान के कारण भी न्यूज में था, क्योंकि ईरान और चाइना ने एक 25 ईयर्स की कोऑपरेशन डील साइन की है और ये डील को बताया गया है कि ये वर्थ $400 बिलियन होगी। ईरान की बात करें सो रिसेंटली ईरान न्यूज में था फरजाद बी फील्ड के कारण। इसके अलावा रिसेंटली ईरान न्यूज में था खरग के कारण। ये ईरान का लार्जेस्ट वॉरशिप था मतलब कि ये रिसेंटली डूब गया, क्योंकि पहले इसमें आग लगी और उसके बाद ये गल्फ ऑफ ओमान में डूब गया। इसके अलावा चाइना रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि चाइना ने मदद की है पाकिस्तान की पाक वैक को लॉन्च करने के लिए। ये पाकिस्तान की वैक्सीन है जो चाइना की मदद से बनाई गई है। इसके अलावा चाइना 2 वैक्सीन के कारण भी न्यूज में था। चाइना की 2 कॉमन वैक्सीन है, एक है सिनोवैक। अच्छा, जो टर्म सिनो है ये जहां भी यूज हो उसका मतलब है चाइना, और दूसरा है सिनोफार्म। रिसेंटली ये वैक्सीन इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि सिनोवैक को WHO ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो गरीब देश है और जो बैकवर्ड देश है वहां तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक अलायंस भी है जिसका नाम है कोवैक्स अलायंस। ये 3 मेजर एंटिटीज का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। एक है WHO, दूसरा है CEPI यानी कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, और तीसरा है गावी। इसके अलावा रिसेंटली WHO न्यूज में था क्योंकि डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरपर्सन होंगे। इनसे पहले चेयरपर्सन कौन थे? इनसे पहले थे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। सो अब जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो 1 ईयर के लिए। एक्चुअली इसका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड है और रोटेशनल बेसिस पे होता है कि अलग अलग कंट्रीज का नंबर आएगा। इसके अलावा कोवैक्स की बात करें तो रिसेंटली जापान ने अनाउंस किया है कि वो इस कोवैक्स फैसिलिटी को 800 मिलियन एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। इसके अलावा कोविड की बात करें तो रिसेंटली एक और इनिशिएटिव न्यूज में था, मदद मैप्स। सो ये आपको हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी शो करेगी, यानी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जितने भी वैकेंट बेड हैं, खाली बेड हैं, उनकी मैप शो करेगी। और ये मैप प्रोजेक्ट मदद के तहत बनाया गया है। सो ये इंडिया और US के प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है APEDA से रिलेटेड। सो रिसेंटली APEDA ने डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स के लिए 2 क्लस्टर अनाउंस किए हैं। एक होगा मथुरा और दूसरा होगा बनासकांठा। बनासकांठा गुजरात में है जबकि मथुरा उत्तर प्रदेश में है। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब है जैसे मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, यानी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स। सो इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए 2 क्लस्टर्स अनाउंस किए हैं APEDA ने। APEDA का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में एक अथॉरिटी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, ऐसी ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है MPEDA, ये है मरीन प्रोडक्ट्स के लिए और इसका मुख्यालय है कोच्चि में, जबकि इस APEDA का मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन यानी MPEDA और APEDA दोनों ही कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में है। मिल्क की बात करें तो रिसेंटली 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पर मनाया गया और इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेयरी सेक्टर। इसके अलावा 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ सेक्स वर्कर्स और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के तौर पर मनाया गया। गुजरात की बात करें तो रिसेंटली गुजरात न्यूज में था क्योंकि गुजरात ने 7 यूनिवर्सिटीज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मंजूरी दी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब है कि ये उन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो स्पेशल हैं। कहने का मतलब है जिन इंस्टीट्यूशन को ये स्टेटस दिया गया है उनको ज्यादा ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी और वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से काम करेगी। सो इनमें से एक यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये यूनिवर्सिटी है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी है गुजरात में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रमोशन के लिए है APEDA और ये है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर डेयरी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएंगे? सो उसके लिए अपने देश में एक मिनिस्ट्री है जो डील करती है फिशरीज से,
एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड स्कीम आएगी तो चांसेस हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो इस मिनिस्ट्री से होगी। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जैसे वो प्रोसेसिंग के लिए हो तो फिर वो प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर में जाएगी। सो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और डेयरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए ये मिनिस्ट्री है और इसके मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। रिसेंटली ये मिनिस्ट्री इसलिए न्यूज में थी क्योंकि मिनिस्टर ने ई गोपाला ऐप का इंटीग्रेशन अनाउंस किया है उमंग ऐप के साथ। उमंग ऐप गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसका एक मॉल है। जैसे मॉल में आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आइटम्स मिलते हैं, वैसे ही उमंग ऐप एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, यानी कि गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव्स अनाउंस करती है उससे रिलेटेड जो एप्स लॉन्च करती हैं उन सबको उमंग के थ्रू एक ही जगह पर असेस किया जा सकता है। सो रिसेंटली इस ई गोपाला ऐप को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट है स्वास्तिक टेक्नोलॉजी। सो रिसेंटली CSIR NCL लैब ने स्वास्तिक टेक्नोलॉजी की मदद से वाटर को नेचुरल ऑयल्स से डिसइंफेक्ट करने का मेथड तैयार किया है। डिसइंफेक्ट का मतलब है कि उसको पीने लायक बना दिया है, उसमें जो माइक्रोब्स थे उन सबको रिमूव करके। सो यहाँ पर CSIR NCL लैब ने वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के साथ भी कोलैबोरेट किया है। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक पहल है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। NCL की बात करें तो ये है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। सो ये CSIR की एक लैब है और ये पुणे बेस्ड लैब है, पुणे महाराष्ट्र में है। CSIR की बात करें तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CSIR की एक और लैब है CCMB, ये हैदराबाद में है। CCMB का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। सो रिसेंटली ये CCMB इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि डॉक्टर विनय नंदीकोरी को इस CCMB का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। जबकि CSIR के डायरेक्टर की बात करें तो वो है मिस्टर शेखर मंडे और CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बाय डिफॉल्ट CSIR के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है PMGKP यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। सो कोरोना वायरस के चलते काफी हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान खो दी और इसी के चलते सरकार ने अनाउंस किया था कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा 50 लाख रुपए का। अब इंश्योरेंस का फंडा क्या होता है देखिए, फॉर एग्जांपल A1 एक पर्सन है, अगेन ये एक ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है जस्ट आपको समझाने के लिए। A1 एक पर्सन है से डॉक्टर और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो इस स्कीम के तहत उनकी फैमिली क्लेम करेगी और अभी तक सिस्टम क्या था कि उस क्लेम में डिले होता था। अभी गवर्नमेंट ने नया मैकेनिज्म अलाउ किया है जिसमें DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिनको कलेक्टर भी बोलते हैं, वो इस क्लेम को सर्टिफाई करेंगे और जैसे ही ये क्लेम सर्टिफाई करेंगे उसके 48 आवर्स के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को सेटल कर देगी। यानी कि एक फिक्स टाइमलाइन बताई है और एक फिक्स प्रोसेस बताया है ताकि जो क्लेम है वो जल्दी से जल्दी अप्रूव किया जा सके और जो फैमिली है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके। ये एंटायर इश्यू है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिसी है वो NIACL की है। NIACL क्या है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें सो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है IRDAI और इंश्योरेंस सेक्टर में 3 कंपनीज को DSII का स्टेटस दिया गया है। DSII का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, कि ये इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये फेल हुई तो उससे पूरे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। सो ऐसे ही बैंकिंग के सेक्टर में DSIB का कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। सो ये टैग दिया जाता है बैंक्स को और ये दिया जाता है RBI के द्वारा। ये टैग दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज को और ये दिया जाता है IRDAI के द्वारा। अच्छा, इसमें 3 बैंक्स हैं, एक है ICICI, दूसरा है HDFC और तीसरा है SBI। इसमें 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एक है LIC, दूसरी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और तीसरी है न्यू इंडिया एश्योरेंस। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव से रिलेटेड। सो रिसेंटली इसकी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में आयोजित हुई थी। टू बी स्पेसिफिक ये जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई थी और इसको जर्मनी की एनवायरमेंट एजेंसी ने होस्ट करवाया था। INI की बात करें तो इसको 2003 में सेटअप किया गया था। 2 इनिशिएटिव इसके लिए की रोल प्ले करते हैं, एक है स्कोप इनिशिएटिव
और एक है IGBP। स्कोप का फुल फॉर्म क्या है? स्पॉन्सरशिप ऑफ साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। और IGBP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। स्कोप का फुल फॉर्म क्या है? साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। IGBP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। इन दोनों की स्पॉन्सरशिप के अंडर में ये INI इनिशिएटिव शुरू किया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का इम्पैक्ट है उसको मेंटेन करना, यानी कि नाइट्रोजन का जो बेनिफिशियल रोल है उसको तो ऑप्टिमाइज करना और जो नाइट्रोजन का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना। इसी के कंटेक्स्ट में एक और इवेंट है कोलंबो डिक्लेरेशन। कोलंबो श्रीलंका में है। कोलंबो डिक्लेरेशन इसलिए साइन की गई थी ताकि नाइट्रोजन यूज है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके और इसका टारगेट है कि नाइट्रोजन वेस्ट है उसको 2030 तक हाफ करना। जर्मनी की बात करें तो रिसेंटली जर्मनी न्यूज में था क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके टाइम में यानी उनके कॉलोनियल हिस्ट्री में उन्होंने नामीबिया में जीनोसाइड कमिट किया था। जीनोसाइड यानी नरसंहार। तो ये इश्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है सतत स्कीम से रिलेटेड। सतत का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इस स्कीम के तहत मेन ऑब्जेक्टिव है CBG प्लांट्स। CBG का मतलब है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। और फिर इन प्लांट्स से जो CBG आएगी उसको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज करना। रिसेंटली ये स्कीम क्यों न्यूज में थी? क्योंकि ऑयल सेक्टर की कई पब्लिक कंपनीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इस स्कीम के तहत। आपके लिए कंपनीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस स्कीम का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है। कोर ऑब्जेक्टिव है कंप्रेस्ड बायोगैस। अच्छा, स्कीम की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस मिनिस्ट्री की एक और फेमस स्कीम है PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ये स्कीम है BPL फैमिलीज के लिए ताकि उनको LPG गैस सिलेंडर और कनेक्शंस दिया जा सके। ये स्कीम 2016 में शुरू की गई थी जबकि ये सतत स्कीम है ये 2018 में शुरू की गई थी। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब हम कवर करेंगे कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है मिस्टर महेश जेठमलानी। एक्चुअली रिसेंटली वेल नोन स्कल्पचर यानी मूर्तिकार मिस्टर रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हुआ था। वो राज्यसभा मेंबर थे। अब उनके प्लेस पर महेश राम जेठमलानी को नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट का मतलब है राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ते, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं और वो डायरेक्टली राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 250, उसमें से 12 इधर और 238 इधर। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ये नॉमिनेटेड है। इनके अलावा एक और पर्सनैलिटी को रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है और वो है स्वपन दासगुप्ता। ये है जर्नलिस्ट। आपसे एग्जाम में इनका प्रोफेशन पूछा जा सकता है या फिर नॉमिनेशन से रिलेटेड प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। तो नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर्स को। स्वपन दासगुप्ता जर्नलिस्ट है जबकि महेश जेठमलानी एडवोकेट है। इनके अलावा रिसेंटली एक और पर्सनैलिटी न्यूज में थी, TM कालियानन। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जिस असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस असेंबली के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे। रिसेंटली उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है मॉडल टेनेंसी एक्ट। अच्छा, कितने लोगों के साथ हुआ है कि जब आपने कोई रूम या घर रेंट पे लिया है और आपका मकान मालिक है वो मन मर्जी से कंडीशंस चेंज कर रहा है। इन सब इश्यूज को हैंडल करने के लिए ये नया एक्ट लाया जाएगा। ये है मॉडल टेनेंसी एक्ट। टेनेंट यानी किराएदार। इसके लिए रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए रेंट अथॉरिटीज बनाई जाएंगी। कई बार क्या होता है कि आपके किराएदार प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कई बार आपके जो लैंडलॉर्ड हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो इन सब इश्यूज को हैंडल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेंट अथॉरिटीज सेटअप की जाएंगी और इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी होगा और ये रिटर्न एग्रीमेंट आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सबमिट करोगे। तो कई बार आपने केसेस सुने होंगे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि किराया ना देने पर मकान मालिक ने पानी बंद किया से। इस एक्ट के बाद जो लैंडलॉर्ड हैं वो असेंशियल सप्लाईज नहीं रोक पाएंगे। असेंशियल सप्लाईज जैसे हो गया आपका पानी या फिर गैस की सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब नहीं रोक पाएंगे। जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो या तो इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना कानून बना सकते हैं इसी के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है आसाम राइफल्स। ये MHA के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। ये म्यांमार यानी इंडो म्यांमार बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर
इसके नए डीजी बने हैं। नेक्स्ट है इसाक हर्जोग, सो रिसेंटली वो इजराइल के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है एक्सरे सेतु, सो ये व्हाट्सएप बेस्ड इनिशिएटिव है और रूरल एरियाज में कोविड केसेस को फाइंड करने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। सो रूरल एरियाज में यानी विलेज एरियाज में कोविड केसेस को फाइंड करने के लिए ये व्हाट्सएप बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है। रिसेंटली व्हाट्सएप इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया है। सो इंडिया में जो ग्रीवांस ऑफिसर है उनका नाम है परेश बी लाल। ग्रीवांस का मतलब क्या है कि शिकायत निवारण ऑफिसर, यानी कि आपको उससे शिकायत है उस प्लेटफॉर्म से, तो उसकी शिकायत कहाँ करेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में ग्रीवांस ऑफिसर होते हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक बैंक के एम्प्लॉय या बैंक के स्टाफ से रिलेटेड कुछ इशू है या बैंक की सर्विसेज से रिलेटेड इशू है तो आप ग्रीवांस ऑफिसर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार यानी आधार कार्ड, आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो छत्तीसगढ़ रिसेंटली देश का पहला राज्य बना है जिसने इन तीनों चीजों को इंटरकनेक्ट कर दिया, यानी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आधार के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है JBSSC, सो ये ब्राजील की एक कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मीट प्रोसेसिंग कंपनी है। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। रैंसमवेयर का मतलब क्या है, ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक है रैंसम प्लस सॉफ्टवेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। जैसे जो किडनैपर्स हैं वो किसी मेंबर को किडनैप करते हैं, फैमिली मेंबर को, और उसके बाद फिरौती मांगते हैं। उसी तरीके से हैकर्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर डेटा को हैक करते हैं और फिर आपको वार्निंग देते हैं कि या तो हमें इतना पैसा दो, अदरवाइज हम इस डेटा को या तो पब्लिक कर देंगे या फिर हम इस डेटा को डिलीट कर देंगे, कुछ भी, या फिर हम इस डेटा को आपकी जो आपका कॉम्पिटिटर कंपनी है उसको दे देंगे, कुछ भी ऐसा जिससे आपको डराया जा सके। सो रिसेंटली ये JBS नाम की जो कंपनी थी, यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक हुआ था जिसकी वजह से इसके ऑपरेशंस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US जैसे देशों में बंद करने पड़े थे, यानी इतना मास लेवल का अटैक था। सो JBS से रिलेटेड आपसे दो ही चीजें पूछी जा सकती हैं, एक ये किस सेक्टर की कंपनी है, सो ये लार्जेस्ट मीट सप्लायर है, और दूसरा ये ब्राजील की कंपनी है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। अब गेट रेडी फॉर द टेस्ट। थैंक यू।
थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।